हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2025 में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं और इस बार क्लास 12th में हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट का सभी विषयों का निचोड़ लेकर आए हैं। कक्षा 12 सभी विषय का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 500 नंबर पक्का होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे उनका 500 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पूरे साल की तैयारी है ऑल सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट हैं इसमें और पूरी साल की तैयारी इसमें कराई जाएगी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हिंदी है सबसे फर्स्ट, दूसरा आपका समाज शास्त्र, तीसरा नागरिक शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र और पांचवा भूगोल। जो हमारे 12th आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सब्जेक्ट का क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस इतना टॉपिक पढ़ लो, आपका 500 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पूरे साल की तैयारी है स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट की। हम एक प्रकार से क्या है टॉपिक्स वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 12 सभी विषय का निचोड़ है। आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, 500 नंबर पक्का हो जाएगा। वन शॉर्ट वीडियो है स्टूडेंट, याद रखिएगा। वन शॉर्ट वीडियो यानी एक ही वीडियो में आपके सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आप लोग नए हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यानी सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़कर जाना है। क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड के लिए, क्लास 12 हिंदी का 2025 बोर्ड के लिए मात्र ये 19 टॉपिक पढ़ लो, आपका बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितना नंबर स्टूडेंट? 100 नंबर जो है आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितने बताए गए टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक को छोड़िएगा मत, यानी एक भी टॉपिक छोड़िएगा मत। मैं जितना भी बता रहा हूँ इस टॉपिक में बस आप लोग इतना पढ़कर जाइएगा। ठीक है, सारे टॉपिक को भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हिंदी बोर्ड में। देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, आपके पूरे बुक से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए जाते हैं। एक आपका गद्य का होता है, गद्य का बहुविकल्पीय, फिर आपका एक पद्य का बहुविकल्पीय। ये 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न, एक आपका गद्य का आता है, 5 प्रश्न पद का आता है। ठीक है, तो 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। मैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका मैं वीडियोज अपने चैनल पर लेकर आ रहा हूँ, उसको देखिए। और आपके क्वेश्चन बैंक और जो बुक होगा उसमें भी आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। हमारा हिंदी का जो मॉडल पेपर का वीडियो आता है उसमें भी आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से और क्वेश्चन बैंक और जो मैं वीडियोज लेकर आता हूँ उसको देखकर इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कीजिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट में यही आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश। 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है। 2 गद्यांश दिए होते हैं, करना आपको एक ही है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर से आपका गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है? देखिए, आपका आ जाता है अशोक के फूल, सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका आपका गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श, जो कि किसके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक प्रकार से गद्यांश है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, हम और हमारा आदर्श। उसके बाद में तीसरा है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, जो कि इसके जो लेखक हैं कौन से हैं? प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो जाएंगे? कौन हो जाएगा दोनों में बताइएगा। देखिए, प्रगति के मानदंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लेकिन भाषा और आधुनिकता में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो ये 3 चैप्टर के गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक भी गद्यांश को छोड़िएगा मत। मैं जो 3 चैप्टर को बता रहा हूँ आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आ जाता है 3 नंबर। ये देखिए 3 नंबर टॉपिक कौन सा है हमारा? महत्वपूर्ण पद्यांश।
ये हमारा 3 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। कौन कौन से पद्यांश आपके आते हैं ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। किस चैप्टर के आ सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। प्रेम माधुरी, यमुना छवि, ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, उससे पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा लिखा गया पवन दूतिका से भी आपका पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ कर जाइएगा। तीसरा है गीत, देखिए गीत महादेवी वर्मा जी का भी पूछा जा सकता है, मैथिली शरण गुप्त जी का भी पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद का भी पूछा जाता है। तो तीनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि गीत से भी आपके काफ़ी पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर के जो आपके पद्यांश है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो जो आपका 10 नंबर है ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, लेखक का जीवन परिचय। देखिए 2025 बोर्ड एग्जाम से देखा जाए तो लेखक का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए लेखक का जीवन परिचय सबसे पहला है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो वासुदेव शरण अग्रवाल है इनका जीवन परिचय सबसे इम्पॉर्टेंट है लेखक में। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में तीसरा है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, जो कि ये 3 जो आपके प्रकार से लेखक का जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम में पूछे आएंगे, और मैंने तीनों का वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में से आपका एक लेखक का जीवन परिचय आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए कवि का जीवन परिचय, ये भी आपके 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी भी। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा है महादेवी वर्मा जी, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, ये 3 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर फिक्स है आपका, कहीं नहीं जाएगा 5 नंबर कवि के जीवन परिचय में। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला 6 नंबर टॉपिक देखिए कहानी। कहानी भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहानी में कौन सा कहानी आता है, देखिए पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, लाठी कहानी, ये 3 आप कहानी को तैयार कर लेंगे। बेसिकली इसका क्या आता है, देखिए इसका सारांश आता है और इसका उद्देश्य आता है कि भैया उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं, दोनों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाहे आप पंचलाइट का देखिए जाकर, चाहे आप बहादुर का आकर देखिए, ठीक है, चाहे आप लाठी का आके देखिए। मैंने तीनों का आपका एक बहादुर, पंचलाइट और लाठी पर हमने कहानी बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख ले सकते हैं आप हमारे चैनल पर। उसके बाद में देखिए 7 नंबर है खंड काव्य। खंड काव्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य लगता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर त्यागपति लगता है। आपके यूपी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें कौन सा खंड काव्य लगता है, ये जानने के लिए आप क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए, उसमें दिया होता है खंड काव्य का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसमें दिया होता है, आप लोग उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा और उसको याद कर लीजिए, पेपर में आएगा। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, कहानी और ये दोनों 5-5 नंबर का, और ये हर साल आने वाला आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तैयार कर लेंगे तो आपका 5-5 नंबर पक्का रहेगा। अब देखिए हमारा खंड खा से, देखिए खंड खा से आ चुका है, यानी 50 नंबर का क्वेश्चन हमने हल कर दिया। अब हमारा खंड खा यानी 50 नंबर हिंदी व्याकरण से स्टार्ट होगा, जो कि ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 8 नंबर टॉपिक क्या पूछा गया है, संस्कृत गद्यांश। कौन सा संस्कृत गद्यांश सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए किस चैप्टर का। सबसे पहला है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो आपका संस्कृत का चैप्टर है ना, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, उससे लिया गया गद्यांश इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का गद्यांश। दूसरा है महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। तीसरा है पंचशील सिद्धांता, जो कि ये 3
संस्कृत यानी 3 चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर के संस्कृत गद्यांश को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाता है, 5 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है, जो कि हिंदी में अनुवाद करना होता है। संस्कृत का दिया होता है आपको, जो संस्कृत का गद्यांश दिया होता है उसका हिंदी में अर्थ निकालना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। पेपर में आएगा तो भैया लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक है हमारा 9th नंबर, संस्कृत का श्लोक या श्लोक कह लीजिए, इसको हम पद्यांश भी कहते हैं। श्लोक कीजिए या पद्यांश कीजिए, ये आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका दूत वाक्यम हो गया, जो कि चैप्टर का नाम है दूत वाक्यम। दूसरा है आपका सुभाषित रत्नानि। तीसरा है आपका निपुत दिलीप। ठीक है, ये 3 आपका एक प्रकार से श्लोक है, 3 चैप्टर का श्लोक, दूत वाक्यम, सुभाषित रत्नान, निपुत दिलीप। और जो सुभाषित रत्नान चैप्टर है, इससे एक ना एक आपका श्लोक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो यही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूत वाक्यम, सुभाषित रत्नान, निपुत दिलीप। एक हमारा नया जुड़ा हुआ है ऋतु वर्णनम, क्या है, ऋतु वर्णनम एक हमारा नया जुड़ा हुआ है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। नहीं तो आप इन तीनों के पूरे श्लोक को पढ़ लेते हैं, यानी जो तीनों चैप्टर के पूरे श्लोक हैं पढ़ कर लेते हैं, तो आपका 7 नंबर इसमें भी फिक्स है, कोई काट नहीं सकता, ये गारंटी है स्टूडेंट अपनी। अब आ जाता है 10 नंबर, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय का संस्कृत का प्रश्न है, जो कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करना आपको 2 ही है। ठीक है, करना आपको 2 ही है, 2 नंबर का एक प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। कौन कौन से चैप्टर इसमें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वही आत्मज्ञ सर्वज्ञ, महिर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय, जातक कथा, भोजस्युदार्यम। ठीक है, संस्कृत भाषायाम महत्वम। तो ये सब जो चैप्टर हैं आपके, इसी से अति लघु उत्तरीय संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिए। 11 नंबर टॉपिक है रस। रस 2 नंबर का पूछा जाता है, एक आपका परिभाषा का दे दिया जाता है, एक आपका जो उसका उदाहरण होता है एग्जाम्पल। 12 नंबर है छंद। रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक आपका एक एक पूछा जाता है। छंद, रस, अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद में चौपाई छंद, दोहा छंद, रसगुल्ला छंद, सोरठा छंद। और रस में आपका कौन सा, करुण रस, हास रस, वीर रस, ठीक है, भयानक रस, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो तीनों टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि 6 नंबर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो यूट्यूब पर आप लोग सिंपल सा सर्च कर देंगे रस, छंद, अलंकार बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आप पीछे लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर देख लेंगे, 6 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, 14 नंबर टॉपिक देखिए, निबंध। ये हमारा आया हुआ है 14 नंबर टॉपिक, निबंध का आ चुका है। निबंध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्यारी स्टूडेंट, निबंध आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से निबंध इम्पॉर्टेंट है पेपर में आपका जो इस साल आने वाला है? एक आपका जनसंख्या का वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि समस्या और उसका निवारण। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा है मेरे प्रिय कवि। अब मेरे प्रिय कवि में आपके जयशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं, तुलसीदास भी हो सकते हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, या आपके रामचंद्र शुक्ल भी हो सकते हैं मेरे प्रिय कवि में। उसके बाद में चौथा है भारतीय किसान की समस्या और समाधान। एक आप और ऐड कर दीजिएगा अपने में, क्या है, एक और आप ऐड कर दीजिएगा। कौन सा ऐड कर दीजिएगा? किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या क्रिकेट का ग्राउंड आप लोगों ने देखा है ना, वहाँ पर लोग होते हैं, उसका भी आंखों देखा वर्णन निबंध पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तैयार कर लीजिए, 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है, 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। इन चारों टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है चैनल पर, जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आ चुका है 15 नंबर, संधि विच्छेद। ये आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 नंबर का, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, आपके बुक में मिलेगा, नहीं तो वीडियोज आप देख सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया एक टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सिंपल सा सर्च कीजिए बाई
लिखकर शिवम स्टडी नॉलेज आप पीछे लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको संध विच्छेद का वीडियो सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेंगे? क्लास 12 संध विच्छेद बाय शिवम स्टडी नॉलेज, इस तरह से लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। 16 नंबर टॉपिक है समास विग्रह। ये भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा आता है एक एक नंबर का, ठीक है। प्रत्यय भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा आता है एक एक नंबर का, ठीक है। अब हमारा आ गया 18 नंबर टॉपिक विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय भी आपका 2 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हमने 5 टॉपिक एक ही वीडियो में, जो 5 टॉपिक एक ही वीडियो में है ना, उसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है कि आप 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में देख सकते हैं, जिससे 17 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। संधि विच्छेद, समास विग्रह, प्रत्यय, विभक्ति परिचय, ठीक है, फिर पत्र लेखन, ये 5 टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में कंफर्म किया है, देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद में देखिए 18 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे औपचारिक, व्यावसायिक, प्रशासन, ठीक है। औपचारिक, व्यावसायिक, प्रशासन। औपचारिक माने कोई औपचारिक आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में, व्यवसायिक यानी व्यवसाय के बारे में, प्रशासन यानी पुलिस अधिकारी से रिलेटेड कोई आपका है मैटर, तो उससे रिलेटेड भी आप पत्र लिख सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमारा 18 जो टॉपिक था हमने बता दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने आपके समक्ष उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि समाजशास्त्र का है। 77 टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 77 टॉपिक, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट, पूरे साल की तैयारी है, पूरे साल की कंप्लीट तैयारी हमने उसमें बताई है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में समाजशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं आज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 70 टॉपिक। ये ऐसे 70 टॉपिक हैं जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके पूरे बुक का ये निचोड़ है। यानी पूरे बुक में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलाकर 70 टॉपिक हुए हैं। पूरे किताब के ये टॉपिक हैं, हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पेपर में 101% यही सारे टॉपिक आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक पूछा गया है वो क्या है? धार्मिक तथा जातिगत समुदाय। आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में, वो कौन सा चैप्टर है? भारतीय समाज एक परिचय, यानी समाज के बारे में है और उनका एक क्या है? परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक बताता चलूंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है? धार्मिक तथा जातिगत समुदाय। अब इसमें स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, इसमें 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 4 टाइप के आपके क्या है? क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहला आपका मिल जाएगा अति लघु उत्तरीय। देखिए अति लघु, फिर लघु, उसके बाद में क्या है? दीर्घ उत्तरीय। ये 3 टाइप के इसमें मिल जाएंगे। बाकी का एक जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका बहुविकल्पीय, मैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी बहुविकल्पीय का अलग वीडियो से क्या है वो कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल आप इन सभी टॉपिक्स पर गौर कीजिए तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो है धार्मिक तथा जातिगत समुदाय। इसमें काफी सारे आते हैं, जैसे धार्मिक तथा जातिगत समुदाय, समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो 2-2 नंबर का या 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। के बाद में देखिए दूसरा टॉपिक है समाजशास्त्र। देखिए चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है वो है समाजशास्त्र, और चैप्टर भी उसी के ऊपर आधारित है, क्या है? भारतीय समाज एक परिचय। तो हमें समाज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाजशास्त्र का यहाँ पर क्या है? परिभाषा में देना होगा। समाजशास्त्र का काफी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है ना, इसमें जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि समाज शास्त्र के अध्ययन में प्रथम चरण के प्रमुख रूप क्या शामिल थे, इसके बारे में आपको बताना है। जो प्रमुख रूप शामिल थे के बारे में आपको डिटेल में बताना है। भारतीय समाज में यानी भारतीय समाज किस तरह से है, भारतीय समाज यानी जो हमारी समाज है
ये अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरह से समाज में हम कैसे रह सकते हैं, समाज में यानी पूरी समाज की आपको व्याख्या करनी है। तो ये काफ़ी टाइप के यानी जो समाज है, समाज के आगे काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे को उठा लीजिए और सारे को तैयार कर लीजिए। और यदि आपको ऊपर क्या है एक प्रकार से वो चाहिए, पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो मैं सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल आप ये सारे जो टॉपिक है इसको नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उसके बाद में देखिए तीसरा टॉपिक है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी ये भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका सेकंड जो चैप्टर आ जाता है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में स्टूडेंट, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, ये इसी से लिया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, उसी से लिया गया है। तो याद रखिएगा जनसांख्यिकीय से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है, जनसांख्यिकीय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, जनसांख्यिकीय को अध्ययन में समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। काफी सारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताइए। तो जितने भी टाइप के आपके स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपका अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय हो गया या दीर्घ उत्तरीय हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है कॉपी में। और आपके में ये भी नहीं है कि बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना कि टीचर जब बताते हैं कि ये टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड के पेपर में आएगा, तो वो वही टॉपिक है। समझ में आ गया। तो ये तीसरा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस जी का जनसंख्या सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि माल्थस की जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए या समझाइए या व्याख्या कीजिए। तीनों जो टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं माल्थस जी का, ये एक ही है। बस आपको क्या है, इस पर आपको सिद्धांत के बारे में बताना है और इसका आंसर दे देना है। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर पांचवा आ जाता है समाज। देखिए दूसरा तो था हमारा समाज शास्त्र, लेकिन यहाँ पर समाज के बारे में पूछा गया है क्योंकि जो आपका थर्ड चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी से लिया गया ये आपका टॉपिक है। तो समाज से रिलेटेड जैसे कि समाज क्या होता है, समाज का परिभाषित कीजिए, ये इससे क्वेश्चन आपका आ जाता है। समाज किसे कहते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये इसी से बनते हैं डियर स्टूडेंट। समझ में आ गया। समाज शास्त्र से रिलेटेड, फिर समाज से रिलेटेड, समाज हमारे जीवन में जो हमारे समाज है, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसका रीति रिवाज मानना हमें ज्यादा जरूरी है। समाज होता क्या है, समाज को परिभाषित कीजिए। ये सारी चीजें जो है इसी से ऊपर क्या है आधारित है। समझ में आ गया स्टूडेंट। इसी के ऊपर हमें पूरी बात करनी होगी। उसके बाद में देखिए अगला राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन। राष्ट्रीय परिवार नियोजन होता क्या है इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय परिवार नियोजन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी टॉपिक के लिए इसमें क्वेश्चन देखिए जो बनता है वो भी काफी सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं राष्ट्रीय परिवार नियोजन से। उसके बाद में जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि किस तरह से है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम लिखिए, कितने प्रकार के जनसंख्या वृद्धि होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना रहेगा। समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए मृत्यु दर और जन्म दर। लेकिन मृत्यु दर और जन्म दर के बारे में भी आपको बताना है कि मृत्यु दर होता क्या है, जन्म दर क्या होता है। समझ में आ गया। सारी चीजें आपको बतानी है। जाति के बारे में देखिए, जाति के बारे में आपका काफी क्वेश्चन आता है। जाति के बारे में आपको बता दूं, जैसे प्रबल जाति क्या होती है, समझ में आ गया। प्रबल जाति, जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए, ये 9 नंबर टॉपिक है। जातिवाद किसे कहते हैं। उसके बाद में जाति व्यवस्था के पृथकीकरण और अधिक्रम की क्या भूमिका है, जाति की विशेषताएं लिखिए। यानी जाति से जितने भी आपके क्वेश्चन बनने, जितने भी टॉपिक बनने, हेडिंग बनने, सारे को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि जाति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसके बाद में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जाति और वर्ग में अंतर कीजिए। समझ में आ गया। 10 नंबर टॉपिक देखिए, भारत में जनजातियों की विशेषताएं बताइए। जो भारत में जनजातियां है ना, इनकी आपको विशेषताएं बतानी है। जनजातीय आदिम समुदाय क्या है,
उसके बाद में जातिवाद क्या है, भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों बताइए, यानी 8 प्रकार के विवाह होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। 11 नंबर आपका टॉपिक है संस्कृतिकरण। देखिए संस्कृतिकरण से भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृतिकरण होता क्या है, संस्कृतिकरण क्या होता है और संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर वर्ग, देखिए वर्ण वर्ग जनजाति, इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आ गया। देखिए वर्ग आपका अलग होता है, वर्ण आपका अलग होता है, समझ में आ गया, और जनजाति अलग होते हैं, तो तीनों अलग अलग पूछे जाएंगे। तो ये 12 नंबर भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सारे स्टूडेंट में जो टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको क्या तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कॉपी में, यानी कॉपी में आप लिख लीजिए सबसे पहले इन सारे टॉपिक को। उसके बाद में अपनी बुक या क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है कि ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं क्या है तैयार कराने के लिए यहाँ बैठा है, सबका सोल्यूशन लेकर आऊंगा और सबके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर नातेदारी आ गया है। देखिए 13 नंबर में नातेदारी किसे, नातेदारी क्या है, नातेदारी के प्रमुख एरिया लिखिए, समझ में आ जाए। नातेदारी के बारे में आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको बताना है। अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां शब्द अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में आपको बताना है। 14 नंबर टॉपिक में जनजाति क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, समझ में आ गया। ये आपका अलग अलग हो जाता है। 15 नंबर टॉपिक है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार और उनकी विशेषताएं, ये भी आपको बतानी रहेंगी कि संयुक्त परिवार क्या होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती है, समझ में आ गया। इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला देखिए 16 नंबर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। सामाजिक नियंत्रण किसे होता है, समाज में जो नियंत्रण होते हैं, ये समाज की नियंत्रित सारी चीजें जो होती है, इसके बारे में हमें बताना है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 18 नंबर जो टॉपिक है मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम 1986, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1986 का सविस्तार वर्णन कीजिए। और अथवा लगकर इसमें और क्वेश्चन बन सकता है कि मातृ वंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 18 नंबर टॉपिक में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, समझ में आ गया। फिर देखिए 19 नंबर हुंडी उपयोगिता, बहुत ज्यादा जरूरी है और हमने आप लोगों को काफी बार बताया है कि हुंडी का उपयोगिता, यानी हुंडी की जो उपयोग है ये कैसे होती है। जो आपका 4th चैप्टर आ जाता है स्टूडेंट, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इसी के लिए आगे ये आपका टॉपिक है हुंडी। हुंडी की क्या उपयोगिता थी, यानी व्यापारी वो हुंडी का एक दूसरे कोने पर व्यापार द्वारा स्वीकार करते थे। जैसे अब डॉलर होता है, अलग अलग देशों में हम व्यापार करते हैं, व्यापार यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर डॉलर चलता है या रुपए चलते हैं, सेम वहां पर हुंडी का प्रयोग होता था, समझ में आ गया। 20 नंबर टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से है, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में काफी सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए 22 नंबर आपका टॉपिक है वस्तुकरण या पर्यटन, वस्तुकरण या इसके बारे में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट क्या है, एक टॉपिक से काफी सारे हेडिंग बनते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमने ये 22 नंबर टॉपिक आपको बताया है, इसमें काफी सारे, इसमें सविस्तार वर्णन कीजिए, फिर आधुनिक बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, ये इन्हीं का अंग है। एक प्रकार से अथवा लगकर ये क्वेश्चन बना है, समझ में आ गया। अथवा लगकर ये सारे क्वेश्चन क्या है बने हुए हैं, ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक भूमंडलीकरण की केंद्रीय विशेषता बताइए। जो भूमंडलीकरण है ना, इसकी केंद्रीय आपको विशेषता बतानी है। भूमंडलीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, ये इसमें आपका आ जाता है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखिए 24 नंबर टॉपिक अपवर्जन या बहिष्कार, अपवर्जन और बहिष्कार के भी स्वरूप होते हैं कि अपवर्जन किसे कहते हैं, बहिष्कार क्या होता है। अंतः विवाह, देखिए अंतः विवाह के बारे में हम आप लोगों को काफी बार बता चुके हैं, अंतः विवाह होता क्या है।
समझ में आ गया। अंतर्विवाह के बारे में भी आपको याद रखना है। अंतर्विवाह क्या होता है। 25 नंबर टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आप लिखते चले जाइएगा स्टूडेंट, मैं बताता जाता हूँ, आप लिखते चले जाइएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर नारी आंदोलन। नारी आंदोलन क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। अंतर्विवाह को समझाइए। नारी आंदोलन क्या होता है, जाति पूर्व मुद्रा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नारी आंदोलन के बारे में आपको बताना रहेगा। देखिए नारी आंदोलन के बारे में आपको लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। लघु उत्तरीय में नारी आंदोलन के बारे में आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। 27 नंबर है विकलांग। देखिए विकलांग के बारे में आपको बताना रहेगा कि विकलांग जो हमारे भारत देश में है, यानी विकलांग दिव्यांगों के लिए किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में बताना है। दिव्यांग के बारे में, विकलांग यही है, समझ में आ गया। दिव्यांग कह लीजिए या विकलांग कह लीजिए। फिर स्त्रियों की समानता। देखिए स्त्रियों की समानता और अधिकार के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयास का क्या है, आपको विस्तृत आपको वर्णन करना है, विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर 29 नंबर टॉपिक है भारत में लैंगिक असमानता। कैसी लैंगिक असमानता है इसके बारे में बताना है। और जातीय विषमता, ये सारी चीजें क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, हमने आपको ऑलरेडी पहले जाति वाले टॉपिक में समझा दिया है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 30 नंबर टॉपिक क्या पूछा गया है, सामुदायिक पहचान। देखिए भैया सामुदायिक पहचान क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, जो कि 6 नंबर चैप्टर है, उससे लिए गए टॉपिक है आपका सामुदायिक पहचान क्या होता है। सामुदायिक पहचान क्या होता है और वो कैसी बनती है, समझ में आ गया। सामुदायिक पहचान से आप क्या समझते हैं, समुदाय क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। 31 नंबर टॉपिक है कि सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, जो आपका अति लघु उत्तरीय में आ जाएगा। क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है, आमतौर पर ये किन कारकों पर आधारित होता है। क्षेत्रवाद का अर्थ लिखिए, परिभाषा लिखिए, इससे क्या आता है। यानी जितने भी आपके अथवा लगकर क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, एक ही टाइप के उसमें शामिल होते हैं, बस आपको गुमराह करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, ऐसे टॉपिक्स दे देते हैं। उसके बाद में देखिए 33 नंबर टॉपिक सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है कि सांस्कृतिक विविधता किस चीज पर आधारित है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य में संरक्षण की क्या जरूरत होती है, ये सारे इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता जो कि 35 नंबर टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जो धर्मनिरपेक्षता है इससे आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की वर्णन कीजिए। ये धर्मनिरपेक्षता से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 36 नंबर टॉपिक है राष्ट्र। देखिए राष्ट्र राज्य अभिप्राय क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 37 नंबर टॉपिक है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो प्यारे विद्यार्थी जितने भी मैं टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, आराम से सारे टॉपिक को लिख लीजिए। उसके बाद में अपनी बुक में जो आपका सोशियोलॉजी का बुक है या अपने जो क्वेश्चन बैंक आपने लिया है उसमें ढूंढिएगा। चैप्टर वाइज में ये बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। एक टॉपिक के काफी सारे हेडिंग्स होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, तो उन सभी हेडिंग्स को भी तैयार कीजिए और टॉपिक को याद रखिए। जब आप टॉपिक से रिलेटेड जब आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं आपको बताते चलूंगा। फिलहाल मैं इसका सोल्यूशन जल्दी लेकर आने वाला हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, हम हर एक सब्जेक्ट पर क्या सोल्यूशन लेकर आएंगे इसका वीडियो बनाकर। फिर यहाँ पर देखिए औद्योगिकीकरण और नगरीकरण क्या होता है, समझ में आ गया, इसके बारे में आपको बताना है। नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना के बारे में बताना है। आधुनिकीकरण क्या होता है 40 नंबर टॉपिक है। 41 नंबर टॉपिक है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, पश्चिमीकरण के कितने विशेषताएं हैं, स्वरूप बताइए क्या है। उसके बाद में देखिए 42 नंबर धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है स्टूडेंट, देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण के काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण से। धर्मनिरपेक्षीकरण होता क्या है,
आशय क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। कानून एवं न्याय के बारे में आपको बात करनी है कि कानून क्या होता है, न्याय क्या होता है, कानून एवं न्याय में अंतर बताइए, कानून और न्याय क्या है। इस तरह से आपके टॉपिक बनेंगे। 44 नंबर टॉपिक है जनतांत्रिक राजनीति क्या होता है, पंचायत क्या होता है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। पंचायत होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। ये पंचायत होती है, समझ में आ गया। 45 नंबर टॉपिक, ये सारे टॉपिक ले लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा आ गया है, जो कि अगला टॉपिक कौन सा है, 46 नंबर टॉपिक। ये देखिए 46 नंबर टॉपिक है लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाना है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, परिभाषा दीजिए। तो ये सारे हेडिंग्स बन सकते हैं इसके आपके लोकतांत्रिक के ऊपर, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए भारतीय संविधान, ग्रामीण समाज और समुदाय, ग्रामीण समाज और समुदाय, ये हमारा 48 नंबर टॉपिक है। भारतीय संविधान के बारे में आपको 47 नंबर टॉपिक में पता चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में देखिए अगला जो हमारा आ जाता है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। हरित क्रांति की परिभाषा दीजिए, समझ में आ गया। हरित क्रांति की आपको क्या करना है, परिभाषा देना है आपको हरित क्रांति के ऊपर कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति के यानी हरित क्रांति जो आपका होता है ना, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभाव के बारे में लिखिए। 50 नंबर टॉपिक है स्वतंत्रता बाद जो ग्रामीण समाज है वो कैसा था, ग्रामीण समुदाय क्या होता है, समझ में आ गया। ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। ये इसी तरीके से आपके टॉपिक में पूछे जाते हैं। 51 नंबर टॉपिक है भूमि हदबंदी अधिनियम क्या होता है। 51 नंबर टॉपिक में ये आपको बताना है जो भूमि हदबंदी नियम होता है ना, इसके बारे में आपको बताना है पूरा डिटेल में। भूमि कृषि मजदूरों तथा जो भूमि कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों के लिए आपको उनकी जानकारी देनी होगी। भूमि हदबंदी अधिनियम क्या है, इसके बारे में बताना है, पूरा डिटेल में समझाना है। यहाँ पर देखिए 52 नंबर टॉपिक दिया हुआ है कि ग्रामीण और नगरीय। देखिए ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर पूछा जा सकता है आपका समाज शास्त्र में, इसके बारे में बताना है। फिर भारत में कृषक संरचना क्या है, भारत में जो कृषक संरचना है इसके बारे में बताना है। फिर प्रबल जाति के कृषि संरचना से क्या है, इसके बारे में भी बताना है। यानी सारी चीजें आपको डिटेल में समझानी पड़ेंगी। मैं तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन इसका जब आप अपने बुक में ढूंढेंगे, एक एक टॉपिक ढूंढेंगे, एक एक हेडिंग आपको मिलेगा, तब आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आती जाएंगी। 54 नंबर हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से भी आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी एक पूरा चैप्टर ही होता है इसके लिए। 55 नंबर टॉपिक है संविदा खेती। संविदा खेती क्या होती है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, संविदा खेती क्या होती है, संविदा खेती का उदाहरण दीजिए। यानी ये आपका अथवा में ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे भूमंडलीकरण और उदारीकरण का ग्रामीण समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है, समझ में आ गया। फिर 56 नंबर आपका टॉपिक है अलगांव और औद्योगिकरण, जो कि आपका जो चैप्टर आ जाता है स्टूडेंट, कौन सा चैप्टर आ जाता है, 5वां नंबर चैप्टर, जो कि खंड खा का औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इससे लिया गया चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविदा खेती तो हो गया, अलगाव से आप क्या समझते हैं, और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के कारण आपको बताना, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बतानी है। फिर उसके बाद में देखिए 57 नंबर टॉपिक उदारीकरण में रोजगार क्या है, उदारी जो करण है इसमें रोजगार के बारे में आपको बताना है। सामाजिक असमानताएं, सामाजिक जो असमानताएं के बारे में भी आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी 58 नंबर टॉपिक में, ये भी बता दिया हमने। उसके बाद में देखिए 59 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में बताइए। 8 नंबर टॉपिक है 1982 बम्बई टेक्सटाइल के ऊपर बात करनी है। 1982 में जो आपका बम्बई जो टेक्सटाइल था, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा कि क्या होता है, समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आप स्टूडेंट तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्या है, आपका लगभग
लगभग क्या 70% आपने क्वेश्चन को तैयार कर लिया है। और इसमें टॉपिक में ये मत देखिए 70 टॉपिक तो हमने आपको लेकर आया हूँ, इसमें हेडिंग भी काफ़ी बनते हैं। ये नहीं कि टॉपिक ही आपने पढ़ लिया और आपका बेड़ा पार है, इसमें आपको हेडिंग तैयार करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 1982 में बम्बई टेक्सटाइल के ऊपर आपको बात करनी है, ठीक है। जो भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, अगला टॉपिक देखिए 61 नंबर टॉपिक देखिए, संस्कृत पर भूमंडलीकरण। संस्कृत पर भूमंडलीकरण, ये हमारा 61 नंबर टॉपिक है। इस पर भी आपको आंसर देना है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के ऊपर भी बात यहाँ पर हो रही है। डिजिटल इंडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है, सोप ओपरा, सोप ओपरा के बारे में आपने जाना है कि नहीं जाना है, कमेंट में बताइएगा सोप ओपरा क्या होता है। फिर इसके बाद में एक और पूछा जाएगा अटैक, अटैक क्या होता है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी बात किया हुआ है। 63 नंबर टॉपिक में है शॉप ओपरा के बारे में आपको बात करना है। 64 नंबर टॉपिक है देखिए औपनिवेशिक सरकार के बारे में कि औपनिवेशिक सरकार क्या होता है। भारत में टेलीविजन प्रसारण, जो भारत में आपका टेलीविजन प्रसारण होता है ना, इसके बारे में भी आपको बताना है कि भारत में टेलीविजन प्रसारण कैसे होता है। भारत में टेलीविजन प्रसारण के बारे में आपका समाचार पत्र उद्योग, जो कि आपका चैप्टर है ना 7 नंबर, जनसंपर्क साधन और जनसंचार, उससे लिया गया है समाचार पत्र उद्योग। फिर जनसंपर्क के साधन। 68 नंबर टॉपिक है एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था, एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था, इसके बारे में एक बात करना है, जो कि सामाजिक आंदोलन से चैप्टर से जुड़ा हुआ है। 69 नंबर टॉपिक है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन पर भी आपको बात करनी है, सामाजिक आंदोलन के ऊपर आपको बात करनी है। लास्ट हमारा टॉपिक बचता है जाति व्यवस्था की विषमता। जाति व्यवस्था की क्या है, विषमता। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का। वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम मात्र ये 77 टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यदि आप ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर लेकर आना आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मात्र 77 टॉपिक आपको पढ़ लेना है, जो कि पूरे बुक से लिए गए हैं। बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा ये सारे टॉपिक जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके देखते हैं। कि सबसे पहला जो टॉपिक है सोवियत प्रणाली। देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर आ जाता है सिविक्स में, दो ध्रुवता का अंत, जो कि खंड का से समकालीन जो विश्व राजनीति है इसी से लिया गया है। तो सोवियत प्रणाली से आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ किसे कहते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए और चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आ सकता है कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपका टॉपिक है सार्क थेरेपी। क्या है, सार्क थेरेपी। सार्क थेरेपी एक्चुअली हमें सर्वोपरि मान्यता की थी। सार्क थेरेपी का अर्थ बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इससे। सार्क थेरेपी क्या थी, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तीसरा टॉपिक आपका है गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार। गोर्बाचेव कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में तैयार कर लीजिए। चौथा है शीत युद्ध। देखिए शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बताइए, शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके शीत युद्ध से बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शीत युद्ध से बनेंगे, तो इसको आप लोग क्या है तैयार कर लीजिए। 5वां नंबर जो हमारा टॉपिक है द्विध्रुवीय विश्व अर्थ। द्विध्रुवीय विश्व का आपको अर्थ बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। यानी इसमें जितने भी मैं टॉपिक लेकर आया हूँ स्टूडेंट, 77 टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। समझ में आ गया, सारे को आप लोगों को तैयार कर लेना है।
सारे को सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये लिए इसके सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा, इसका सोल्यूशन भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर आप सारी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी का यानी आपका 2025 में पेपर होने वाला है, तो पूरे पेपर का एक प्रकार से सोल्यूशन है ये। 6 नंबर टॉपिक है दूसरी दुनिया क्या होता है, इसके बारे में। 7 नंबर टॉपिक है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या होता है इसके बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई, यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर आपका टॉपिक है आसियान। आसियान किसे कहते हैं, आसियान क्या होता है, आसियान विजन 2020 क्या है, ये सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में 9 नंबर टॉपिक है भारत और चीन के संबंध के बारे में बताइए, दो पर प्रकाश डालिए। भारत चीन के अद्यतन संबंधों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो ये इससे रिलेटेड आएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था का, यहाँ पर देखिए चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान का क्या कारण है, इसके बारे में बताना है। 11 नंबर टॉपिक है भारत और पाकिस्तान। सेम वही प्रोसेस है जैसे कि भारत और चीन के समक्ष था, सेम वही है भारत और पाकिस्तान वाला, समझ में आ गया। 12 नंबर टॉपिक है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, जैसे समकालीन दक्षिण एशिया है ना, 3rd चैप्टर आपका नागरिक शास्त्र में, उससे लिया गया टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है। उसके बाद में दक्षिण एशिया की किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम बताइए, दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय संबंधों का नाम बताइए। यानी बहुत सारे टॉपिक आपके दक्षिण एशिया से बन सकते हैं, तो सारे को आप लोगों को क्या है तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए 13 नंबर टॉपिक है दक्षेश सार्क, यानी दक्षेश ब्रैकेट में हम इसको सार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सार्क भी कहते हैं दक्षेश को, समझ में आ गया। तो दक्षेश सार्क से भी रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे कि दक्षेश सार्क क्या होता है, फिर दक्षेश सार्क किसे कहते हैं, दक्षेश सार्क आपसे क्या समझते हैं, वर्तमान में सार्क सदस्यों का नाम बताइए, दक्षिण एशिया की सार्क की भूमिका क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 14 नंबर टॉपिक देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, समझ लीजिए सब टॉपिक में ही है। ठीक है स्टूडेंट। 15 नंबर टॉपिक है आपका भारत और पड़ोसी देश का संबंध कैसा है, यानी जो भारत है उनके पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ संबंध कैसा है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। फिर यहाँ पर 16 नंबर टॉपिक है भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग का अर्थ बताइए कि क्या सहयोग हुआ। 17 नंबर टॉपिक है नेपाल लोकतंत्र का बहाल, जो नेपाल लोकतंत्र है इसके बहाल के बारे में बताना है। 18 नंबर टॉपिक है श्रीलंका के जातीय संघर्ष की भूमिका बताइए कि ये श्रीलंका के जातीय संघर्ष की भूमिका है। 19 नंबर जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में बताना है। महासभा कई सारे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो इनके महासभा के बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 20 नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड, इसके बारे में बताना है। यानी जो कर्जे लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं यही बैंक देता है कर्जा, ठीक है, लोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही देता है इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान लेता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर जो आपका टॉपिक है विश्व व्यापार WTO, विश्व व्यापार क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर टॉपिक टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक पर। विश्व बैंक पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका दीर्घोत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। किसमें पूछा जा सकता है, दीर्घोत्तरीय में सबसे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक पर। उसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या भी है। वीटो पावर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, निषेधाधिकार वीटो पावर, इसके बारे में भी आपको बताना कि वीटो पावर ये है। सुरक्षा का अर्थ बताइए, सुरक्षा का अर्थ किसे कहते हैं, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, सुरक्षा से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सुरक्षा से रिलेटेड जैसे जो आपका चैप्टर है 5 चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसी से लिया गया ये टॉपिक है, तो आपको तैयार कर लेना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं।
25 नंबर टॉपिक है आतंकवाद। देखिए आतंकवाद से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस कि आतंकवाद किसे कहते हैं। भारत में आतंकवाद की श्रेणी बताइए, भारत में आतंकवाद की श्रेणी बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे आतंकवाद से रिलेटेड। उसके बाद में 26 नंबर टॉपिक है शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, शक्ति का संतुलन। 27 नंबर टॉपिक है भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, यानी भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ किस तरह से है इसके बारे में आपको बताना है। यानी देखिए स्टूडेंट टॉपिक तो रहता ही है लेकिन उसके हेडिंग्स भी आ जाते हैं, यानी कि टॉपिक ही आपको लिखना होगा। टॉपिक तो रहता ही है, उसका हेडिंग भी आएगा तो हेडिंग भी आप लोगों को लिखना होगा। जैसे हेडिंग के बारे में जैसे भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, अब इसके कई टॉपिक बन सकते हैं कि भारत में सुरक्षा रणनीतियाँ कितनी प्रकार की हैं, कितने होते हैं, सुरक्षा रणनीतियाँ से हमारा अभिप्राय क्या है। यानी इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, तो सारे को तैयार कर लेना है आपको। 28 नंबर टॉपिक है सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 2025 के पेपर के लिए। सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में। फिर आ गया हमारा तीसरी दुनिया। देखिए दूसरी दुनिया के बारे में तो हमने बात कर लिया। दूसरी दुनिया जैसे पहली दुनिया अमेरिका थी, दूसरी दुनिया रूस थी, तीसरी दुनिया हमारा भारत था जिसको जो भैया गुटनिरपेक्ष में था, यानी दोनों देश की तरफ से नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भैया दोनों देशों का किसी न किसी ने पक्ष देश ने साथ दे दिया था, यानी कोई अमेरिका के पक्ष में चला गया, कोई रूस के पक्ष में चला गया, लेकिन जो भारत था भैया वो किसी के पक्ष में नहीं गया, वो गुटनिरपेक्ष था। यानी वो अपना यानी कहा कि भैया हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम किसी की तरफ से लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये तीसरी दुनिया के अंतर्गत आता है, तो इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आते हैं, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, आप सभी के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है तभी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और इन सारे टॉपिक से आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे टॉपिक को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, फिर आप लोग क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए क्योंकि नागरिक शास्त्र के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर टॉपिक देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन है जिसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये कहाँ पर हुआ इसके बारे में भी आपको बताना है। रियो सम्मेलन जिसको कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी हम इसको कहते हैं। लघु उत्तरीय में देखिए लघु उत्तरीय में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 31 नंबर आपका टॉपिक पूछा जाएगा, क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका 31 नंबर टॉपिक जो है टॉपिक पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए 32 नंबर टॉपिक है साक्षी संपदा या वैश्विक सतत विकास क्या कहते हैं। साक्षी संपदा या वैश्विक सतत विकास क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 33 नंबर टॉपिक है पर्यावरण पर भारत का पक्ष किस तरह से था। जो पर्यावरण है ना, इस पर भारत का पक्ष के बारे में आपको बताना है कि ये भारत का पक्ष था इस पर। 34 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है कि ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है 7th 11th चैप्टर, उससे आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, वैश्वीकरण के उदाहरण, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण के प्रमुख कारण, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक राजनीतिक प्रभाव। यानी वैश्वीकरण से ही रिलेटेड आपका जो चैप्टर है 7th नंबर उसी पर आधारित है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 35 नंबर टॉपिक वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है, अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 36 नंबर टॉपिक है भारत में आर्थिक सुधार का शुरुआत बताइए। भारत में जो आर्थिक सुधार शुरुआत है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 37 नंबर टॉपिक है आज़ाद हिंदुस्तान। आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में आपको पूरा डिटेल में आंसर देना है कि आज़ाद हिंदुस्तान कैसे हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान के ऊपर आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंदुस्तान किसे कहते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 37 नंबर टॉपिक से, तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखिए क्या है 38 नंबर टॉपिक द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। 39 नंबर टॉपिक है देसी रियासत रजवाड़ों। देसी रियासत रजवाड़ों के बारे में भैया क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी बताना है आपको। जैसे ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देसी रियासतों के विलय कैसे हुआ, देश के विभाजन में रियासत रजवाड़ों के एकीकरण पर निबंध लिखिए। इस तरह से आपका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 40 नंबर टॉपिक है राज्य पुनर्गठन।
राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का उदय, राज्य पुनर्गठन कैसे होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। 41 नंबर टॉपिक है नए राष्ट्र, यानी स्टूडेंट देखिए आप लोग लिख रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी आप आराम से लिख सकते हैं। ये नहीं कि कोई जा रहा है कहीं पर, आप आराम से लिख लीजिए, फिर आप क्या वीडियो को अगार कर यानी धीरे धीरे करके आप लिखते चले जाइए, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। और जब आप लिख लेंगे तब अपने क्वेश्चन बैंक या बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग हमारे पास कॉमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा कॉमेंट आएगा मैं इस पर सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा, क्योंकि सोल्यूशन में लेकर आता है स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं जो आपके पूरी साल की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। 41 नंबर है नए राष्ट्र। नए राष्ट्र के बारे में भी आपको बताना है कि नए राष्ट्र क्या होता है, नए राज्यों का गठन कैसे होता है, नए राष्ट्र का गठन कैसे होता है। उसके बाद में देखिए 42 नंबर टॉपिक, भारत विभाजन के परिणाम बताइए। भारत विभाजन का भैया आपको परिणाम बताना है कि भारत का विभाजन कैसे हुआ। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, स्वतंत्रता पश्चात लोकतंत्र, यानी स्वतंत्रता हमारा कब हुआ, 1947 में, यानी हम स्वतंत्र हुए, उसके पश्चात का लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है। 44 नंबर टॉपिक है भारतीय संविधान। तो ये भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है, जैसे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार लागू किया गया, भारत संविधान के निर्माता के बारे में बताइए, भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में बताइए। समझ में आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। 45 नंबर टॉपिक है 1952 के बारे में, आम चुनाव जो 1952 में जो आम चुनाव हुआ स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे चुनाव हुआ, कौन सा चुनाव मुद्दा था 1952 का, इसके बारे में बताना है। लघु उत्तरीय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़्यादातर, तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। आ गया है कांग्रेस के बारे में, जैसे कि कांग्रेस का प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए, कांग्रेस किन अर्थों में विचारात्मक गठबंधन थी, इसके बारे में भी बताना है। यानी कांग्रेस या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा आपके नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला यहाँ पर 47 नंबर टॉपिक देखिए, भारत के विपक्षी दल का उदय, यानी भारत का जो विपक्षी दल है ना उसका कैसे उदय हुआ, इसके बारे में पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ क्या होता है इसके बारे में भी बताना है आपको। भारत और मैक्सिको, भारत और मैक्सिको किसे कहते हैं, भारत और मैक्सिको के बीच में संबंध क्या है। उसके बाद में 50 नंबर टॉपिक है वाम, यहाँ पे देखिए वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है, वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है, या वामपंथ के बारे में पूछा जाएगा। ये अति लघु उत्तरी में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर नीति आयोग, देखिए नीति आयोग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया कि नीति आयोग किसे कहते हैं, योजना आयोग क्या होता है। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब चली, पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली, कब से कब तक चली स्टूडेंट। पहली पंचवर्षीय योजना शायद 1951 में चली थी, मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 53 नंबर है योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में बताना है आपको। 54 नंबर टॉपिक है भारत की परमाणु नीति के बारे में बताइए कि भारत का परमाणु नीति इस तरह से है। विदेशी नीति का निर्धारण कैसे होता है, विदेशी जो नीति है ना इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ये 55 नंबर टॉपिक में है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 56 नंबर टॉपिक है विकेंद्रित नियोजन। विकेंद्रित नियोजन क्या होता है इसके बारे में बताना है आप लोगों को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में तो ज़्यादातर आपका पूछा ही जाता है, समझ में आ गया। विकेंद्रित जो आपका नियोजन है इसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में जब आएगा ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। 57 नंबर टॉपिक है किसी राष्ट्र राजनीतिक का नेतृत्व, किसी भी राष्ट्र का जो राजनीतिक नेतृत्व है इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में 58 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय यानी जो पूरे देश हैं, यानी जो देश दुनिया है उसमें युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे हो सकता है इसके बारे में आपको टिप्पणी देना पड़ सकता है, यह परिभाषा भी आप लोगों को देना पड़ सकता है। 59 नंबर टॉपिक है गैर कांग्रेसवाद। क्या है गैर कांग्रेसवाद, इसके बारे में भी आपको बताना है कि गैर कांग्रेसवाद क्या होता है। 60 नंबर टॉपिक है पृथ्वी पर्स समाप्ति पर प्रकाश डालिए। पृथ्वी पर्स क्या होता है इसकी समाप्ति पर आप लोगों को क्या करना है, प्रकाश डालना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन
अगला टॉपिक 1917 का इंदिरा गांधी। देखिए 1970 में जो इंदिरा गांधी जी थी, इनकी सरकार किस तरह से लोकप्रिय रही। 1970 के इंदिरा गांधी में इंदिरा गांधी सरकार की शुरुआत की फैसलों के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। और सिंडिकेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंडिकेट से रिलेटेड भी आपका पूछा जाएगा, जो आपका खंड खा का 5 नंबर चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ एवं पुनर्स्थापना, उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। तो इसको भी आप लोगों को क्या तैयार कर लेना है। और इंदिरा गांधी से रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तैयार करके रखिएगा। और मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन शामिल होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन, जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय। ये क्वेश्चन इस टॉपिक में रहता है। बचता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं ऐसा ही कराते रहता हूँ, जैसे 40 क्वेश्चन ले आए, कभी 20 क्वेश्चन ले आए, कभी 50 या 60 क्वेश्चन ले आए। तो ऐसे में क्वेश्चन की तैयारी कराता रहूँगा। और वैसे भी मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें भी मैं 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम उसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल में देखा होगा, अब इंटर में भी आप देखेंगे, शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब आपके इसी में नागरिक शास्त्र में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया। 63 नंबर टॉपिक देखिए, आपातकाल। 62 नंबर टॉपिक है कांग्रेस पार्टी 1969 की छूट के बारे में बताना है। फिर आपातकाल 1975 में लगा, इसके बारे में बताना है। समझ में आ गया। 1975 में जो आपातकाल लगा ना, इसके बारे में भी आपको बताना है। आपातकाल लोगों को कैसे असर पड़ा, यानी आपातकाल में जो लोगों का असर है कैसे पड़ा, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 64 नंबर टॉपिक, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के बारे में बताइए, या प्रकाश डालिए इसके बारे में। 65 नंबर टॉपिक है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसे कहते हैं। और देखिए जो आपातकाल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 66 नंबर टॉपिक है भारत की दलीय प्रणाली क्या है। जो भारत की दलीय प्रणाली है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है, ये दलीय प्रणाली है। उसके बाद में देखिए 67 नंबर टॉपिक 1977 के चुनाव के बारे में बताइए। 1977 में जो चुनाव हुआ, इसके बारे में भी आपको बताना है टॉपिक में। 68 नंबर टॉपिक है 1980 में मध्यावधि चुनाव। जो 1980 में मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं स्टूडेंट। चुनाव ये वो होता है कि मान लो कि कोई कार्यकाल अपना 5 साल का नहीं पूरा करता, यानी पूरी नहीं कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता स्टूडेंट, तो उन 5 सालों के बीच में एक चुनाव होता है। और उनमें जो भी चुनाव में क्या है, जनता जिसको ज़्यादा चुनती है, वोट जो पाता है वो विजेता हो जाता है। उसके बाद में देखिए 69 नंबर टॉपिक चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भैया, इसके बारे में जो कि उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा ये प्रचलित रहा। चिपको आंदोलन के बारे में भी आपको बताना है। दलित पैंथर्स क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दलित पैंथर्स का मुख्य एजेंडा, दलित पैंथर संगठन क्या होता है, बहुत ही क्वेश्चन आएंगे। दलित पैंथर्स जो आंदोलन है, इससे भी। भारतीय किसान यूनियन के बारे में आपको बताना है, जो कि लघुत्तरीय में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 72 नंबर टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे भी क्वेश्चन आपका आएगा। जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े वाद विवाद के संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। और इस पर हमने सॉल्यूशन का भी वीडियो बना रखा है, यानी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्वेश्चन है। 73 नंबर टॉपिक है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से बताना पड़ेगा कि ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है। उसके बाद में देखिए 74 नंबर ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी शराब वाला। समझ में आ गया, काफ़ी विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। 74 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में बताना है। कश्मीर में भारत का विलय, यानी जो हमारा कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भारत का विलय, यानी जम्मू एंड कश्मीर ने भारत में विलय कब किया था, इसके बारे में बताना है। लघुत्तरी में क्वेश्चन आएगा। गोवा मुक्ति आंदोलन,
यानी जो गोवा आपका मुक्ति आंदोलन है ये कैसे चला, गोवा मुक्त कब हुआ, जो कि प्रकाश डालना आपको रहेगा। 77 और आखिरी टॉपिक है हमारा द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन जो कि भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन में शामिल होता है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ 77 टॉपिक थे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2025 बोर्ड के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। मात्र ये 88 टॉपिक तैयार कर लो, आपका बोर्ड एग्जाम में यही सारे टॉपिक आएंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के हर एक स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको छोड़ना नहीं है, आप लोगों को तैयार करना है। सबसे पहला नंबर टॉपिक देखिए, अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना, यानी हर एक चैप्टर का स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सभी से लिए गए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना क्या है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है परिचय इकोनॉमिक्स में, उससे लिया गया क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है ना स्टूडेंट 3 टाइप के क्वेश्चन हमने लेकर आया हूँ। एक आपका अति लघु उत्तरीय, दूसरा अति लघु उत्तरीय, तीसरा दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इन टॉपिक में शामिल हैं। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आपको परिभाषा देना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरह से भी पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के और असमिष्ट अर्थशास्त्र का आपको अंतर बताना रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। 3 नंबर टॉपिक है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ये आपका लघु उत्तरीय में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। लघु उत्तरीय में ज़्यादा पूछा जाएगा कि क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 नंबर टॉपिक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक के कई सारे हेडिंग्स होते हैं, एक प्रकार से कई सारे उसमें हेडिंग्स निकलते हैं, तो उसको भी आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि ये क्या है टॉपिक है। हमने चुनिंदा टॉपिक को लेकर आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और ये तैयार कर लीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। यदि आप इकोनॉमिक्स में से 100 में से 95 प्लस लेकर आना चाहते हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 5 नंबर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। देखिए इससे रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस बन सकता है, यानी अथवा लगकर। अथवा लगकर कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए स्टूडेंट कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं बताइए, केंद्रीय समस्याओं का नाम बताइए, इनकी समस्याएं क्या हैं, समस्याएं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेंगी। तो ये सारे टॉपिक आएंगे इसमें, ये भी तैयार कर लीजिए। आराम से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर है बजट रेखा, मांग वक्र और स्थाना। यहाँ पे देखिए स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में बताना है। ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको पूरा बताना रहेगा। यानी 3 नंबर का अति लघु उत्तरीय आता है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। 7 नंबर टॉपिक है मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। जो मांग के निर्धारक हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है। 8 नंबर टॉपिक है बजट रेखा की परिभाषा दीजिए। बजट रेखा से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बजट रेखा की परिभाषा दीजिए, इनकी विशेषताएं बताइए, इनकी व्याख्या कीजिए। समझ में आ गया, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं आपके इकोनॉमिक्स में। 9 नंबर टॉपिक है सामान्य वस्तुएं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में आपको बताना है कि सामान्य वस्तुएं क्या हैं और निकृष्ट वस्तुएं क्या हैं। 10 नंबर टॉपिक है मांग वक्र दाईं और बाईं ओर खिसकने, यानी मांग वक्र जो होता है ये दाईं ओर खिसक जाता है, फिर बाईं ओर खिसकने का इसका कारण क्या है, कारण के बारे में बताना है। इनमें से मैंने जितने भी टॉपिक बताया हूँ, कुछ टॉपिक का मैंने क्या है सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, जो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ इसका आंसर भी आप लोगों को चाहिए, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। मैं इन पर क्या है एक प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में लेकर आता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, 11 नंबर टॉपिक है अनिधिमान वक्र किसे कहते हैं, अनिधिमान वक्र होता क्या है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी रहेंगी। 12 नंबर टॉपिक है सीमांत प्रतिस्थापन।
क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। तो ये 12 नंबर भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर टॉपिक, एक दृष्ट अंधिमान वक्र, एक दृष्ट अंधिमान अभिप्राय क्या है, इससे आपको अभिप्राय बताना है कि इसका ये अभिप्राय है। इसके बारे में जैसे अंधिमान जो एक दृष्ट अंधिमान है, इससे रिलेटेड इस तरह से पूछा जाएगा कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला या उत्तल क्यों होता है, इसके बारे में आपको समझाना रहेगा। यानी ये पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 14 नंबर टॉपिक है, चित्र से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी चित्र की सहायता से आपका ये विस्तृत उत्तरीय में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है आपका 14 नंबर, इसमें इस तरह से पूछा जाएगा कि चित्र की सहायता से जो मांग का नियम है इसकी व्याख्या कीजिए, इसके अपवाद बताइए। और इसमें अथवा लगकर काफ़ी क्वेश्चंस आता है, तो घबराना नहीं है। जैसे आ सकता है कि अनुसूची और चित्र की सहायता से मांग के नियम को बताइए, या मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से चित्र की सहायता से आप इसको समझाइए। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। 15 नंबर टॉपिक है, तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में बताइए कि तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए अगला 16 नंबर टॉपिक है, बजट सेट एवं बजट रेखा किसे कहते हैं, कि ये बजट सेट है और ये बजट रेखा, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बजट सेट एवं बजट रेखा के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। 17 नंबर टॉपिक है, कुल लागत अभिप्राय किसे कहते हैं, यानी कुल लागत जो अभिप्राय है ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा कि ये अभिप्राय है। 18 नंबर टॉपिक है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बीच में अंतर बताइए, या इन दोनों का अलग अलग परिभाषा भी आपका ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया ये अल्पकाल तथा दीर्घकाल है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 19 नंबर, औसत उत्पाद एपी और सीमांत उत्पाद एमपी के बारे में आपको बताना है। क्या है जो औसत क्या है, एक प्रकार से उत्पाद है, इसके बारे में हमने आंसर स्टूडेंट दे दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके, नहीं तो आप यूट्यूब पर क्वेश्चंस को सिंपल सा सर्च करेंगे और बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे इस तरह से, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 20 नंबर टॉपिक है, सीमांत उत्पादन, सीमांत लागत या सीमांत उत्पादन, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सीमांत उत्पाद क्या है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको सारे को तैयार कर लेना है। किससे, सीमांत लागत से, जो 20 नंबर टॉपिक है हमारा। अगला देखिए 21 नंबर टॉपिक है, पैमाने का प्रतिफल या पैमाने के प्रतिफल के बारे में बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए, परिभाषा के रूप में बताइए। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर टॉपिक, कुल लागत कुल स्थिर लागत। देखिए कुल लागत अलग टॉपिक क्वेश्चन पूछ सकता है, और कुल स्थिर लागत ये भी अलग प्रकार से क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। 23 नंबर टॉपिक है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, ये आपका ज़्यादातर लघु में पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसमें, लघु उत्तरीय में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट कीजिएगा कि सबसे पहले मैं जो जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, कॉपी में लिखने के बाद में आपको बुक जो आपने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बुक लिया है उसको आप क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिए। बुक में देखिए क्वेश्चंस मिल रहा है, मिलने के बाद में आप क्या है छोटा छोटा क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, उसको क्वेश्चंस के आंसर को याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे साल की तैयारी है। 2025 के बोर्ड पेपर में आप इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे और पढ़कर जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए 24 नंबर टॉपिक, दीर्घकालीन लागत क्या होता है, दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं। 25 नंबर टॉपिक है, पूर्ण प्रतियोगिता और औसत पूर्ति के बारे में बताइए। यानी ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, औसत पूर्ति क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 26 नंबर टॉपिक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, यानी ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा, इसके बारे में बताइए। 27 नंबर टॉपिक है, सामान्य लाभ तथा सामान्य, यहाँ पर देखिए सामान्य लाभ तथा लाभ और अलाभ के बारे में बताइए। 28 नंबर टॉपिक है, लाभ अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण के बारे में भी आपको बताना रहेगा, इसका परिभाषा आपका ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। उसके बाद में 29 नंबर टॉपिक है, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ बताइए या अर्थ समझाइए।
ठीक है, 29 नंबर भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखिए 30 नंबर टॉपिक है संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, समर्थन कीमत क्या है इसमें, यानी संतुलन मात्रा में समर्थन की कीमत क्या है, एवं करके क्वेश्चंस ज़्यादातर ये पूछे जाएंगे। 31 नंबर टॉपिक है कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन के बारे में बताइए, यानी कि कॉफ़ी की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है इसके बारे में बताना है। 32 नंबर टॉपिक है वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग के बारे में बताना है कि इसका मांग है। 33 नंबर टॉपिक है श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है कि ये श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण इस तरह से होता है। 34 नंबर टॉपिक है मांग तथा पूर्ति वक्रों के बारे में बताइए। देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो मांग है और पूर्ति है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मांग के नियम को समझाइए, चित्र की सहायता से समझाइए, पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं। अब इसके देखिए ये टॉपिक है, इसके हेडिंग्स भी बन सकते हैं, जैसे पूर्ति से रिलेटेड काफ़ी हेडिंग बन जाएंगे, 4-5 हेडिंग के रूप में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 35 नंबर टॉपिक बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। जो बाजार संतुलन है इसकी आपको व्याख्या करनी है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको पूरा बताना है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इसका आपको क्या करना है, परिभाषा देना है। सबसे पहले प्यार से आप परिभाषा दीजिए समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि आपका जो सेकंड पार्ट है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, सबसे फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है उससे लिया गया ये टॉपिक है 36 नंबर। तो इससे रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस आएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए, इसकी मुख्य मुद्दे या समस्याएं बताइए। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपका समष्टि अर्थशास्त्र से आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, ये भी क्वेश्चंस आएगा। 1929 की महामंदी के बारे में भी आपको चर्चा करना पड़ेगा कि 1929 का महामंदी कैसे हुआ, जो कि 37 नंबर टॉपिक में दिया हुआ है। 39 नंबर टॉपिक देखिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसकी विशेषताएं हैं, यानी कुछ 5 प्रकार की विशेषताएं हैं। हमने मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को कवर किया है, जाकर देख लीजिएगा। 40 नंबर टॉपिक है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में भी आपको बताना है। देखिए मैंने क्या छोटा छोटा आपका एक प्रकार से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको हमने छोटा छोटा पार्ट में कर दिया है ताकि आप आगे का समझ लीजिएगा। जैसे टिकाऊ के बारे में जैसे आपका पूछा गया है ना कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में देखिए 41 नंबर टॉपिक है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध उत्पाद के बारे में बताइए, ठीक है, इसके बारे में बताइए। सकल मूल्य वर्धित और निवल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं, ये भी बताना है आपको। 42 नंबर टॉपिक है उत्पादन के 4 कारक बताइए। जो उत्पादन होता है ना, इसके आपको 4 कारण बताना है, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक देखिए 43 नंबर उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के बारे में बताना है कि ये उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुएं हैं। हर एक चैप्टर से 5 या 6 टॉपिक लिए गए हैं और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी साल की तैयारी इसलिए स्टूडेंट है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इकोनॉमिक्स की, और आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो हलवा तो है नहीं कि आप खाएंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, क्वेश्चन है, और हर एक सब्जेक्ट अपने में एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सभी सब्जेक्ट अपने अपने में एक प्रकार से वीर हैं। अगला देखिए 44 नंबर टॉपिक आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बताइए कि आय का एक चक्रीय प्रवाह है, इसके बारे में भी आपको बताना है, व्याख्या करना है, ठीक है। ये आपका लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, यानी प्रवाह से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए 46 नंबर टॉपिक राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए 45 नंबर टॉपिक है कि आय तथा उत्पाद के प्रवाह चक्रीय के बारे में बताइए। 46 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय संगणना की विधि, क्या संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, है इस तरह से आएगा क्वेश्चन आपका प्यारे स्टूडेंट। दीर्घ उत्तरीय यानी जो आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, उसमें ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं।
47 नंबर टॉपिक देखिए, वास्तविक जीडीपी के महत्व के बारे में बताइए। जो वास्तविक जीडीपी की महत्व है इसके बारे में बताइए। 48 नंबर टॉपिक है, पूंजी के मूल्यह्रास के बारे में बताइए कि पूंजी का ये मूल्यह्रास है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय आय, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सकल निवेश और शुद्ध निवेश में भेद कीजिए यानी अंतर बताइए, तो इसका भी आप तैयार कर लीजिएगा। 50 नंबर टॉपिक है, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के बारे में बताइए। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा को समझाइए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए 51 नंबर टॉपिक, व्यक्तिक आय क्या है, यानी व्यक्तिक आय किसे कहते हैं, इसकी गणना कैसे की जा सकती है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा लघु में, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि को समझाइए। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में ली जाने वाली प्रमुख सावधानियों के बारे में बताइए। यानी ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मैंने छोटा छोटा करके टॉपिक आपको बताया है ताकि आप समझ पाएँ। 53 नंबर टॉपिक है, अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संकल्पना, अंतिम जो वस्तुएं हैं इसकी संकल्पना के बारे में भी आपको बताना है। किन्स के रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जो किन्स जी है ना, ये अथवा लगकर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की निर्धारण में किन्स का महत्व दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संकल्पना बताइए। 54 नंबर टॉपिक है, बाजार कीमत पर तथा कारक लागत पर बताइए, इससे भी पूछा जाएगा। 55 नंबर है आपका क्वेश्चन या टॉपिक, राष्ट्रीय आय मापने की कठिनाइयाँ बताइए। जो राष्ट्रीय आय है ना, इसके मापने की जो कठिनाइयाँ शामिल होती हैं इसके बारे में बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा किसे कहते हैं, मौद्रिक किसे कहते हैं और वैधानिक तरलता किसे कहते हैं, तीनों के बारे में आपको बताना है पूर्ण रूप से, तीनों के बारे में बता दीजिए, आप 3-3 नंबर ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर टॉपिक, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा दीजिए। जो मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा है इसके बारे में भी आपको देना है। संकुचित मुद्रा और व्यापक मुद्रा क्या है, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा लगकर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मूर्ति की पूर्ति के प्रमुख अवयव की यानी प्रत्येक जो अवयवों की परिभाषा दीजिए या समझाइए। व्यापारिक बैंक क्या होता है भैया, व्यावसायिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक क्या होता है, ये अथवा लगकर क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 59 नंबर टॉपिक है, केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक के बारे में बताइए कि व्यावसायिक बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है। दोनों में आपका अंतर भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए 60 नंबर, वैधानिक पत्र या कागजी मुद्रा के बारे में बताइए कि ये वैधानिक पत्र है और कागजी मुद्रा भी, ठीक है। 61 नंबर टॉपिक देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी आपको बताना है, इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है और अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय बैंक के बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, यानी जो केंद्रीय बैंक है इसको बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक 63 नंबर, देखिए खुले बाजार के कार्यकलाप के बारे में बताइए। जो खुला बाजार है इसके कार्यकलाप के बारे में भी बताना है। 64 नंबर टॉपिक है, वाणिज्य बैंकों की शाख सृजन के बारे में भी आपको बताना है। परिभाषा ज़्यादातर पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगला देखिए 65 नंबर टॉपिक, समग्र मांग बचत फलन निवेश के बारे में भी आपको बताना है। और वीडियो को स्टूडेंट शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। समग्र मांग और बचत फलन निवेश में भी आपको बताना है। 66 नंबर टॉपिक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी जो भी उपभोग है इसकी सीमांत प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में बताइए। समग्र मांग किसे कहते हैं,
66 नंबर टॉपिक हो गया उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। 67 नंबर टॉपिक देखिए, न्यून मांग की स्थिति अत्यधिक मांग। अत्यधिक मांग। 68 नंबर टॉपिक है रोजगार से आप क्या समझते हैं। भैया रोजगार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में ये आपको परिभाषा देना है। पूर्ण रोजगार आय स्तर क्या है, रोजगार के बारे में आपका काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 69 नंबर टॉपिक प्रत्याशित निवेश अर्थात प्रत्याशित निवेश और अर्थात निवेश में अंतर बताइए। 70 नंबर टॉपिक है आय और उत्पादन पर समग्र मांग। आय और जो उत्पादन है इस पर समग्र मांग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी आप टॉपिक तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवर्तन के प्रभाव की आपको क्या करना है, परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करना है। उसके बाद में देखिए 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। 71 नंबर टॉपिक है कि 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में बताइए, या इसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको बताना रहेगा। 72 नंबर टॉपिक है गुणक क्या होता है। जो गुणक है क्या होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। 73 नंबर टॉपिक है सरकारी बजट संबंधी घोषणा। सरकारी जो बजट है इसके बजट संबंधी घोषणा के बारे में बताना है। 74 नंबर टॉपिक है राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय के बारे में बताइए कि ये राजस्व प्राप्तियों का अभिप्राय है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। 75 नंबर टॉपिक है एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति। एक कोई विकासशील देश है उसमें राजकोषीय नीति क्या है, इसके बारे में बताइए। लघु उत्तरीय में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 76 नंबर टॉपिक प्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए, या अर्थ किसे कहते हैं, इससे अभिप्राय क्या है। यानी क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस ये अर्थ वाला, अभिप्राय वाला, समझाने वाला, ये सब हट जाएगा। उसके बाद में देखिए 77 नंबर टॉपिक क्या सार्वजनिक ऋण बोझ है। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ है, ये बताइए आप। बोझ है, कैसे बोझ, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए आपका 78 नंबर टॉपिक बजटीय घाटा से क्या आप समझते हैं। जो बजटीय घाटा है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है आपको, पूर्ण रूप से बताइएगा। उसके बाद में देखिए 79 नंबर टॉपिक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से आपका अभिप्राय क्या है भैया। ये भी आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर आपको देना है कि ये भैया वस्तु है और इससे जीएसटी से ये अभिप्राय है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट, यानी पीडीएफ भी आपको चाहिए इसका, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तब आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस वीडियो में जो जो हमने बातें समझाई वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वीडियो को देखिए, पूरा कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। उसके बाद में आप लोग आइएगा, सिंपल सा इंस्टाग्राम पर आइएगा, शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम हमारा पेज दिख जाएगा, वहाँ पर आइए, मैसेज कीजिए, इस वीडियो को लिंक को कॉपी कर लीजिए और वहाँ पर आकर पेस्ट करके हमारे मैसेज के बॉक्स में पेस्ट करके अब बताइए कि सर इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेगा। बस आपको करना क्या है, सिंपल से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग के पास शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। 80 नंबर टॉपिक है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी आपका इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था, स्वायत्त खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। खुली अर्थव्यवस्था में 81 नंबर टॉपिक है विदेशी विनिमय या चालू खाता के बारे में बताइए। 82 नंबर टॉपिक है अदायगी संतुलन खाते के घटक के बारे में बताना है। 83 नंबर टॉपिक है संतुलित व्यापार शेष। संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता के बारे में भी आपको बताना है, इसका अंतर स्पष्ट करना है। 84 नंबर टॉपिक है मौद्रिक विनिमय दर या वास्तविक विनिमय दर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। 85 नंबर टॉपिक है स्थिर विनिमय दर। कौन सा स्थिर विनिमय दर, इसके बारे में भी आपको क्या है बताना है प्यारे स्टूडेंट। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, सो उदाहरण समझाइए। उसके बाद में देखिए 86 नंबर टॉपिक विनिमय दर और ब्रेटन वुड्स। विनिमय दर और ब्रेटन वुड्स प्रणाली की व्याख्या करना है। दीर्घ उत्तरीय में आपका लघु में क्वेश्चन पूछा जाता है।
विनिमय दर और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। 87 नंबर टॉपिक है आपका, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे में है? जो चालू पूंजीगत आपका खाता है ये क्या खतरे में है, इसके बारे में भी आपको बताना है, खतरे में है या नहीं है। 88 और आखिरी टॉपिक हमारा इस वीडियो का देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के बारे में भी बताना है। और आखिरी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने 88 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के क्या है बता दिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 12 जियोग्राफी 2025 बोर्ड के लिए मात्र 81 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ये आप 81 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका पूरे साल का तैयारी हो जाएगा। ये 81 टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड है इस वीडियो में। 70 नंबर यदि आपको पक्का करना है भूगोल जियोग्राफी में तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और बताए गए एक एक टॉपिक को आप सबसे पहले लिख लीजिए, फिर इसके आंसर को तैयार कीजिएगा। ठीक है, 2025 बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 70 में 70 फोड़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अपने भाई बहन जो भी रिलेटिव हों, जो भी दोस्त हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। स्टूडेंट सबसे पहला है मानव भूगोल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उससे लिया गया ये आपका टॉपिक है। मानव भूगोल के बारे में आपका बताना है। अब देखिए मानव भूगोल से कितने आपके वो बन सकते हैं, हेडिंग बन सकते हैं टॉपिक के थ्रू। देखिए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, आपको परिभाषित करना है। मानव भूगोल की सामाजिक विज्ञानों के बारे में बताना है, मानव भूगोल का आपको प्रकृति बताना है। फिर ठीक है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल अध्ययन का उद्देश्य बताइए, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का मानवीकरण, फिर प्रकृतिकरण, यानी मानव भूगोल से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये सारा बनता है। तो मानव भूगोल से रिलेटेड जितने भी आपके हेडिंग और टॉपिक बनने सारे को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे को आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा है प्रकृति के मानवीकरण। देखिए प्रकृति का मानवीकरण ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट कीजिए क्या, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे टॉपिक को, मैं जितने भी टॉपिक को बता रहा हूँ लिख लीजिए। फिर अपने क्वेश्चन बैंक यानी जो आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा उसमें, नहीं तो अपनी बुक में ढूंढेंगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन सारे टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आपका, दूसरे के बाद में तीसरा है मानव भूगोल के उपागम और उनकी शाखाएं। देखिए मानव भूगोल की इनकी क्या है, विभिन्न शाखाओं के बारे में बताना होगा। जैसे विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। विभिन्न शाखाओं में आपका आ जाता है आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये इसमें बन जाते हैं। ठीक है, मानचित्र भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या, सामाजिक, राजनीतिक, यानी सारे भूगोल बन जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मानव भूगोल उपागम की शाखाएं। दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। जो आपका सेकंड चैप्टर आ जाता है उससे लिया गया है शायद। अगला क्वेश्चन देखिए जनसंख्या। जनसंख्या जो आपका सेकंड चैप्टर है जो है जियोग्राफी का, चैप्टर का नाम क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये चैप्टर का नाम है। तो जनसंख्या से रिलेटेड आपका काफ़ी चैप्टर वो बन जाएगा टॉपिक, जैसे कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या क्या होता है। तो जन्म दर के बारे में भी आपको बताना रहेगा। अप्रवासी और उत्प्रवासी में आपका अंतर पूछा जाएगा, नहीं तो परिभाषा पूछा जाएगा 6 नंबर टॉपिक में, तो इसको भी आप लोग क्या है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला टॉपिक, जन्म दर मृत्यु दर के बारे में पूछा जाएगा। प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो कि प्रवास दीर्घ उत्तरीय में आएगा कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों के बारे में बताइए। जो इसका परिणाम है इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं चैप्टर वाइज भी आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर का नाम भी मैं बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से आपका ये टॉपिक लिया गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से एक भी कोई आपको छोड़ना नहीं है।
आप लोग सोचिए कि मैं छोड़ देता हूँ एक भी टॉपिक को, तो छोड़िएगा मत, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ तो तैयार कर लेंगे, विश्वास करके तैयार कर लेंगे तो 70 नंबर पक्का है। 9 नंबर टॉपिक है जननांगीय संक्रमण अवस्थाओं के बारे में बताना है कि इनकी अवस्थाएं हैं। मानव विकास किसे कहते हैं, जो आपका 3rd चैप्टर आ जाता है मानव विकास, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक तैयार करना है कि मानव विकास किसे कहते हैं, इसके सूचकांक के बारे में बताना है आपको। मानव विकास शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके उपागम के बारे में बताइए, इसके 4 स्तंभ के बारे में बताइए, जो कि समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 इसके उपागम है, स्तंभ कह लीजिए, उपागम कह लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको तैयार करना है। 11 नंबर टॉपिक वही है मानव विकास सूचकांक, इसके घटक और उपागम के बारे में बताना है। 12 नंबर टॉपिक है आदिकालीन निर्वाह, जो कि आपका 4th नंबर चैप्टर आ जाता है प्राथमिक क्रियाएं, उससे लिया गया है। आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ पर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में भी भैया आपको बताना है, ठीक है। आराम से आप वीडियो को रोक कर प्यारे स्टूडेंट टॉपिक को लिख सकते हैं। और यदि आप हमारी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो फेसबुक पर, कहीं पर भी आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है भैया, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। 14 नंबर टॉपिक है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में, इसका क्या है आपको भेद बताना है। भेद बताना है या अंतर बताइए, सारे एक ही हैं, भेद कह लीजिए या आप अंतर कह लीजिए, या इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, तो ये आपको बताना रहेगा, दोनों में अंतर बताइए। हालांकि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लघु में पूछे जाते हैं, जो कि 4 नंबर में खासकर जियोग्राफी में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। और इनमें देखिए, इनमें से क्या है, हमने काफ़ी का आंसर बता चुका हूँ अपने चैनल पर। आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं ढूंढूं क्वेश्चन का आंसर, तो सिंपल सा आपको करना क्या है प्यारे स्टूडेंट, सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन जैसे सर्च कर लेना है। मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं, बाई शिवम स्टडी नॉलेज, ये देखिए शिवम स्टडी, ठीक है, शिवम स्टडी नॉलेज आप लिख देंगे चैनल का नाम, वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, जो वीडियो में होगा वो भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो अपने बुक और जो क्वेश्चन बैंक होगा आपने जो लिया होगा लेटेस्ट वाला 2025 का, उसमें भी आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। 15 नंबर टॉपिक है बागाती कृषि और ट्रक कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। रोपण कृषि क्या होता है भैया, देखिए रोपण कृषि, बागाती कृषि, ये सारे एक ही हैं। सहकारी कृषि 17 नंबर टॉपिक है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए, या आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 18 नंबर, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के बारे में बताइए। जो आपका चैप्टर है 5 द्वितीयक क्रियाएं, उससे लिया गया है कि भैया कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताना है, भेद कह लीजिए, सब एक ही हैं, ठीक है। 19 नंबर टॉपिक है प्राथमिक पर आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। अब इसमें ये देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए प्राथमिक पर आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। 20 नंबर टॉपिक है आकार पर आधारित उद्योग के बारे में बताइए कि ये आकार पर आधारित है, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि 21 नंबर टॉपिक में है तृतीयक एवं द्वितीयक, यहाँ पर देखिए द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बताइए, ठीक है। और जो हमारा प्राथमिक पर आधारित था, जैसे प्राथमिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, द्वितीयक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, इस पर भी आपका अंतर पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। और टॉपिक को मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, तब तो आसानी हो जाता है आपको। 22 नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिक ध्रुव। प्रौद्योगिक ध्रुव क्या होता है, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, इसके बारे में भी बताना है। 23 नंबर टॉपिक है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार यानी जो आपका 6 चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में बताना है। 23 नंबर टॉपिक है फुटकर व्यापार और चिकित्सक पर्यटन क्या है, चिकित्सा पर्यटक क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट। ये आपका अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस में आएंगे, अति लघु उत्तरीय में, जो 2 नंबर 4 नंबर और कितने नंबर का, 6 नंबर का पूछा आता है। अगला टॉपिक है हमारा 24 नंबर पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप क्या होता है भैया,
पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, जो कि अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। 25 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए बाह्य स्त्रोतन में। टिप्पणी लिखिए भैया बाह्य स्त्रोतन के बारे में, ये आपका लघु में पूछा जाएगा। 26 नंबर टॉपिक है संचार। देखिए संचार, कुछ संचार सेवाओं का नाम लिखिए, या संचार से आप क्या समझते हैं, कुछ प्रमुख संचार सेवाओं का संक्षिप्त में विवरण दीजिए व वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। 27 नंबर टॉपिक है पर्यटन के महत्व के बारे में बताइए। पर्यटक का जो महत्व है इसके बारे में ये भी आपको बताना है। जो आपका चैप्टर आ जाता है कौन सा, 7वां नंबर चैप्टर परिवहन एवं संचार जियोग्राफी का। इसमें पूछा गया कि पर्यटन के महत्व का बारे में बताइए कि महत्व क्या है भैया पर्यटन के बारे में। ठीक है, 28 नंबर टॉपिक है परिवहन और संचार सेवाओं का सार्थकता। क्या है, सार्थकता के बारे में पूछा गया है भैया, किसके बारे में, परिवहन और संचार सेवाओं का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च से इन सभी टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, मैं हर साल टॉपिक वीडियो बनाता हूँ, जिससे जो स्टूडेंट है, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं और जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या तैयार करें, क्या पढ़ें कि हमें भूगोल में 70 में 70 मिले। ठीक है, देखिए 70 में 70 लाना कोई क्या एक प्रकार से कठिन काम नहीं है। ठान ले तो क्या है, देखिए हार मान लोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक, ठान लोगे कि हमें 70 में 70 लाना है तो आप ला सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल शब्द छिपा होता है। ठीक है, तो आप इम्पॉसिबल मत समझिए, पॉसिबल है। सारी चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। 29 नंबर टॉपिक है भारवाही पशुओं के बारे में बताना है आपको। भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए, अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर टॉपिक है साइबर स्पेस इंटरनेट। भैया साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में बताइए क्या होता है। ठीक है, साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में भी आपको बताना है, जो कि लघु में पूछा जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग के बारे में बताइए। विश्व का वो जो प्रमुख समुद्री मार्ग है, अथवा विश्व व्यापार में भी क्या है एक प्रकार से स्वेज नहर के बारे में भी पूछा जाएगा। 33 नंबर टॉपिक देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड को क्या कहते हैं, व्यापार ही कहते हैं ना। देखिए उसके बाद में देखिए अगला देखिए नौसेना पतन। नौसेना पतन 34 नंबर टॉपिक है भैया। नौसेना पतन के बारे में बताइए, यानी जो आपका बंदरगाह है नौसेना पतन का, इसके बारे में भी आपका पूछा गया है। ठीक है, ये आपका अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक प्रकार से क्या है टॉपिक वीडियो बना दिया है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को इस चैनल पर नहीं पढ़ाया जाता, बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, वो चाहे हिंदी हो, साहित्यिक। हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए साहित्यिक हिंदी इंपॉर्टेंट होती है। पेपर में साहित्यिक हिंदी का ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है भैया, इसके बारे में बताइए। मुंबई बंदरगाह के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, व्यापार संतुलन क्या होता है इसके बारे में बताइए। 38 नंबर टॉपिक है मानव संसाधन और जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी आपको डिटेल में बताना है कि भैया जनसंख्या वृद्धि है और ये मानव संसाधन है। 39 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वितरण और कारक। जो हमारा खंड खा का यानी सेक्शन बी का यानी खंड खा, ये देखिए खंड खा का जो हमारा पार्ट आ जाता है, जो कि भारत और लोग अर्थव्यवस्था है, खंड खा का प्रारूप। इसमें जो चैप्टर 9 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, उससे लिया गया ये आपका 39 नंबर टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण के कारक के बारे में बताइए। ठीक है स्टूडेंट, इसके कारक के बारे में बताना है। 40 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में बताइए। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में भी आपको बताना है कि इनकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। भारत में जनसंख्या के कारण बताइए, आपको कारकों की वर्णन करना है, इसकी वृद्धि के बारे में बताना है। 41 नंबर जो टॉपिक दिया हुआ है इसी से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जनसंख्या
जो आपका घनत्व इसकी स्थानिक वितरण की विवेचना करना है। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक विवरण की एक प्रकार से विवेचना करना है। 43 नंबर टॉपिक है मानव बस्ती और पल्ली बस्ती में, पल्ली नगर के बारे में भी बताना है आपको, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनने हैं 9th नंबर चैप्टर में भूगोल में, सारे क्वेश्चंस को उठा लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और खासकर इन्हीं से पूछा जाता है। पिछले साल का पेपर भी देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए 44 नंबर, टिप्पणी लिखिए नगरीय बस्तियों पर। किस पर लिखना है? टिप्पणी लिखना है, जो कि हमारा मानव बस्तियों से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपको जितने भी टॉपिक बनने सारे को तैयार कर लीजिए। 45 नंबर टॉपिक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताइए, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्रामीण बस्तियां हैं, ठीक है, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। अथवा लक्कर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जो आपका अथवा है, अथवा लक्कर, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, भारत में नगरों के विकास क्रम के बारे में बताना है। जो भारत के नगरों के विकास क्रम है ना, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताना है प्यारे स्टूडेंट। भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ये इस तरह से पूरा आपका बन जाएगा, एक प्रकार से पूरा आपका जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगला देखिए 58 नंबर टॉपिक, 48 नंबर, भू संसाधन जो बंजर भूमि नगदी फसल के बारे में बताइए। जो भू संसाधन है, जो कि आपका 11th नंबर चैप्टर आ जाता है, भू संसाधन तथा कृषि, उससे लिए गए प्यारे स्टूडेंट टॉपिक हैं। और देखिए मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, चाहे आप इसको टॉपिक कीजिए या इसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन वो होते हैं जो टॉपिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि भू संसाधन बंजर के बारे में पूछा गया है तो इसमें हेडिंग भी आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होगा। 150 शब्दों में देंगे तब जाकर आपको 6 नंबर मिलेगा दीर्घ उत्तरीय में, खासकर भूगोल में। तो आपको उसका हेडिंग के बाद में क्या है, टॉपिक का हेडिंग भी बनाना आपको पड़ेगा। तो भू संसाधन और बंजर भूमि के बारे में भी आपको बताना है। इसका व्यर्थ भूमि के बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए, भू संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है या टॉपिक है चावल की फसल। चावल की फसल भैया बताइए, चावल की फसल के बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना है, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। 50 नंबर टॉपिक है चाय व कॉफ़ी गेहूं पर लेख। चाय व कॉफ़ी, देखिए चाय पर भी आपका आ सकता है लेख, गेहूं पर भी लेख आ सकता है, ठीक है। और चाय, कॉफ़ी, गेहूं, ये तीनों पर लेख आपका अलग अलग आ सकता है लिखने को, जो कि लघु में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आने को। 51 नंबर टॉपिक है, देखिए भारत में पाई जाने वाली फसल। कितने प्रकार की फसल है भारत में पाई जाती हैं, इसके बारे में भी भैया आपको डिटेल में बताना है 51 नंबर टॉपिक में। उसके बाद में देखिए 52 नंबर टॉपिक है भू राजस्व अभिलेख। यहाँ पर देखिए भू राजस्व अभिलेख, भू उपयोग के बारे में बताइए। जल संसाधन से रिलेटेड चैप्टर हमारा पूछा गया है। 53 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि समस्याएं बताइए। जो भारतीय कृषि की समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं या इनकी विशेषताएं, ये सब पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि किसे कहते हैं, समस्याएं क्या है भारत में कि जो किसानों को, इसके बारे में बताना है। 54 नंबर टॉपिक है नीरू मीरू जल भूम कार्यक्रम, जो कि आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हो, इसके बारे में डिटेल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 55 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए जल संरक्षण जो प्रबंधन पर। टिप्पणी लिखिए प्यारी स्टूडेंट जल संभर प्रबंधन पर, ठीक है। 56 नंबर टॉपिक है जल संभर विकास अपेक्षित परिणाम। इसके अपेक्षित परिणाम के बारे में बताइए कि क्या अपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 57 नंबर खनिज ऊर्जा के अपारंपरिक। जो खनिज ऊर्जा है इसके अपारंपरिक स्रोत के बारे में बताइए। खनिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जो कि आपका जो चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसी से लिया गया है। भारत में खनिज का वितरण, भारत में खनिज का वितरण कैसे होता है इसके बारे में भी बताना है आपको। भारत में खनिजों का वितरण को समझाइए, लघु में पूछा जाएगा, ज़्यादातर चांसेस हैं इन क्वेश्चन का। अगला है हमारा 59 नंबर टॉपिक भारत में अभ्रक वितरण। भारत में अभ्रक वितरण, ठीक है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है कि अभ्रक वितरण क्या होता है। लघु में पूछा जाएगा ये टॉपिक, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। वीडियो को आराम से क्या टैप करके बीच में रोक दीजिए, लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है।
मैं हर एक सब्जेक्ट का तैयार कराता हूँ, लिख लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके लिए। अगला देखिए टॉपिक 60 नंबर टॉपिक देखिए क्या बन रहा है। भारत में जल विद्युत पर निबंध लिखें या इस पर भौगोलिक निबंध लिखिए। ठीक है, विद्युत विकास पर भौगोलिक निबंध लिखिए। लौह खनिज और अलोह खनिज में भैया वर्णन कीजिए या अंतर बताइए। दोनों में अंतर भी पूछा जाएगा, तो दोनों में जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों आप याद करके, जैसे क्या है डिफरेंस ही पूछा जाएगा। मान लीजिए कि लौह खनिज का आप परिभाषा याद करेंगे तो इसके लिए फ़ायदा है, अलोह खनिज का आप परिभाषा याद करेंगे तो इसके लिए फ़ायदा है। मान लीजिए कि अंतर पूछ लिया था तो दोनों का क्वेश्चन आपने याद ही किया है, बस आप इसको लिख दीजिए, आप इधर लिख दीजिए, आपका 4 नंबर पक्का है। 62 नंबर टॉपिक है गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास के बारे में बताइए। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है इसके विकार के बारे में बताना है आपको, विकास के बारे में बताना है। 63 नंबर टॉपिक है भारत में कोयला उत्पादक, भारत में जो कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताइए, जो कि वर्णन करना है आपको। दीर्घ उत्तरी में ज़्यादातर चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। 64 नंबर टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम। जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसमें विकास कार्यक्रम के बारे में बताना है, जो कि हमारा 14 नंबर जो चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये आपका 14 नंबर चैप्टर है जियोग्राफी का, उससे लिया गया आपका टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम। उसके बाद में देखिए सूखा संभावित क्षेत्रों के बारे में बताइए। जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं इसका आपको टिप्पणी लिखना है। ये कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक हैं बताइए। इंदिरा गांधी नहर कमांड सिंचाई में क्या सकारात्मक प्रभाव डाल सका है, इसके बारे में बताइए। 67 नंबर टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना दीजिए या व्याख्या कीजिए। बहुत ही ये हर साल पूछा आता है। पिछले साल का भी स्टूडेंट आप पेपर उठाकर देखे होंगे, पिछड़े लिख गया है देखिए, पिछले साल का पेपर भी आप उठाकर देखे होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर भारत में परिवहन प्रमुख साधन बताइए। भारत में जो परिवहन के प्रमुख साधन है इसके बारे में भी बताना है भैया कि ये परिवहन साधन है। जो आपका 15 नंबर चैप्टर है परिवहन तथा संचार, उससे लिया गया आपका ये टॉपिक है। 69 नंबर टॉपिक है भारत जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन, ठीक है, अथवा करके ज़्यादा चांसेस हैं इसमें पूछे जाने के बारे में वर्णन कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना को समझाइए, पूरा डिटेल में बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। हमने इसका आंसर भी वीडियो बना दिया है। 71 नंबर टॉपिक देखिए रेल परिवहन और भारत में रेल मार्ग। देखिए रेल परिवहन और भारत में रेल मार्ग के वितरण की महत्व की वर्णन करना। आपको सबसे पहले रेल परिवहन का परिभाषा बताना है, फिर इसमें वितरण और रेलों के महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है 72 नंबर भारत में विदेशी व्यापार की विशेषता। जो विदेशी व्यापार है इसकी विशेषता के बारे में भी आपको बताना है कि ये भारत में विदेशी व्यापार की विशेषता यही है। 73 नंबर टॉपिक देखिए कंडाला तथा मुंबई पतन यानी बंदरगाह। कंडाला पतन कहाँ पर स्टूडेंट, जो आपका कंडाला बंदरगाह है कहाँ पर है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, यदि आपको पता है। मुंबई पतन के बारे में भी आपको बताना है पूरा डिटेल में, बंदरगाह के बारे में बताना है, जो कि ये पतन कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कंडाला कच्छ कहाँ पर है, आपका गुजरात में है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक के बारे में। यहाँ पर देखिए 74 नंबर टॉपिक है भारत में निर्यात और आयात, यानी भैया क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में भैया आपको संयोजन का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताइए, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा ये टॉपिक। 75 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रकृति पर। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है ये प्रकृति पर कैसे है भैया बताइए, पूरा बताइएगा। 76 नंबर टॉपिक है प्रदूषण और प्रदूषकों में भेद कीजिए। प्रदूषण और प्रदूषकों में भेद करना है, बताना है भैया कि क्या है प्रदूषण और क्या है प्रदूषण, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ लघु उत्तरीय में मॉडल पेपर वाले वीडियो में। अगला टॉपिक देखिए 77 नंबर टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो घबराइएगा मत, सेम उसी प्रकार से है। 78 नंबर टॉपिक है भारत में गंदी मलिन बस्तियों के बारे में बताइए।
जो गंदी मलिन बस्तियां हैं ना, इसके बारे में, समस्याओं के बारे में बताना है आपको। 79 नंबर टॉपिक है भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण क्या होता है भैया, इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। भू निम्नीकरण को परिभाषित कर दीजिए। प्रदूषण किसे कहते हैं इसके बारे में बता दीजिए, और जल प्रदूषण क्या होता है। 81 और हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बता दीजिए। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लिख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक कर। इन सारे टॉपिक को लिखने के बाद में जो आपका विद्या क्वेश्चन बैंक है, नहीं तो आपने बुक लिया है जियोग्राफी का, तो उसमें आंसर ढूंढेंगे तो चैप्टर वाइज हमने बताया है, ठीक है। आपने हमारे वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो आप समझ लेंगे। तो उसको क्वेश्चन को क्या है, एक नोट्स बना लीजिए, नोट के हिसाब से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल की तैयारी है, ठीक है। जो भी कमज़ोर छात्र हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, टॉपिक को तैयार कर लीजिए। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं मैप वाला भी वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, उसमें कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ों को बता दिया।